कि इस साल के हेल्थ बजट में डब्ल्यूएचओ का फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल से आधा कर दिया। बर्ड में हुआ है, बर्ड फ्लू होता है, जानवरों में रेबीज होता है। हमारे यहाँ हर साल 18,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं, 150 लोग कॉलेरा से मर गए हैं। अब कॉलेरा कैसे फैलता है सबको मालूम है, गंदे पानी से, गंदे सैनिटेशन से। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी यूएचओ की तरफ से आपको फ्राइडे को न्यूज़लेटर लाता हूँ, जो हमारा जो मेन समाचार होते हैं हेल्थ के बारे में, और उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। और क्यू5 हमारे मीडिया पार्टनर है, इनके प्लेटफॉर्म से हम इसके बारे में टिप्पणी करते हैं अपना न्यूज़लेटर के ऊपर। तो आज के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि जो हमको पहले लगता था कि हेल्थ, जहाँ तक हेल्थ का हमारा पॉलिसीज़ है, हमारे देश में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ बनते हैं या महामारी के दौरान, अभी तक हम सोचते थे कि हम नकल करते हैं, विदेश का नकल करते हैं या पश्चिम का नकल करते हैं या डब्ल्यूएचओ या सीडीसी का नकल करके हम करते हैं। अभी कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं कि हम नकल क्या है कि हम कंट्रोल हो रहे थे। हम एक प्रकार से जो वेस्टर्न पावर्स है, उनके एक प्रकार से हम हेल्थ के मामले में और हेल्थ के ज़रिए, अभी हेल्थ को ही आप आदमी को पहले ही बीमार करके और उसको बोलो कि आप बीमार हो, आप उससे गुलामी करवा सकते हो। तो ऐसा ही कुछ सामने सनसनीखेज ऐसे समाचार आ रहे हैं कि 1990 से हमारे जो हेल्थ के जो पॉलिसीज़, हमारे स्वास्थ्य के बारे में जो नीतियाँ बन रही थी, वो यूएस एड उसको कंट्रोल कर रहा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझ लीजिए। वो जो हमारा एक पूरा कंट्री लेवल में हमारा डेटा गैदरिंग होता है हर 5 साल, जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेस कहते हैं, एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसमें बहुत डेटा कलेक्ट होता है, पूरा सैंपल लिया जाता है, लाखों लोगों को इंटरव्यू लिया जाता है और बहुत अच्छा डेटा बैंक रहता है। वो डेटा बैंक अभी पता चल रहा है कि यूएस एड, ये क्या है यूएस एड? यूनाइटेड स्टेट्स एड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के नाम पे, हेल्थ के नाम पे ऐसे इन लोग ऐसे सामने आ रहे थे कि ये हमारे देश को मदद कर रहे हैं और इनको इतना लार्ज स्केल ये डेटा को ये हैंडल कर रहे थे और अपना इस टाइप के इसके जो रिजल्ट्स निकाल रहे थे, वो पहले से अपना नैरेटिव बना रहे थे, अपनी कहानी लिख देते थे कि हम ऐसे हेल्थ को दर्शाएंगे। तो उससे क्या होंगे कि उसी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेस के, उससे फिर पॉलिसीज़ बनते हैं। तो आप अगर रिजल्ट्स को ही थोड़ा-सा इधर-उधर कर दो, अपना जो एजेंडा है वो प्रमोट करने के लिए, जैसे था कि एनीमिया बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, है एनीमिया हमारे देश में, पर बहुत ही ज़्यादा दिखा रहे थे क्योंकि उसको टेस्ट करने का तरीका एक्यूरेट नहीं था। तो उसमें फिर अभी फोर्टिफाइड आपको राइस ले आए जिसमें आयरन वगैरह मिला है, उसमें फिर कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं फोर्टिफाइड राइस के। ये सब बड़े-बड़े, इसके पीछे भी गेट्स फाउंडेशन का हाथ है फोर्टिफाइड राइस में भी, और यूएसएड और गेट्स फाउंडेशन का काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है, अंदर से एक दूसरे को मदद करते हैं। और दोनों को, गेट्स फाउंडेशन का भी यूएसएड से है और डब्ल्यूएचओ को तो मालूम ही है आप, गेट्स फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ बहुत नज़दीक है। तो अभी इसका जो खुलासा आया है, जब ट्रंप आए हैं तो उसमें यूएसएड जो उन्होंने कई, ट्रंप और जो उनके सलाहकार है इलॉन मस्क, उन्होंने इस पे काफ़ी छानबीन किया है। तो पता चला है कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर ये डोनेट कर रहे थे इंडिया में, शायद बांग्लादेश में, कहाँ। उनमें से हमारा तो हेल्थ का मुद्दा है। हमारा सबसे फ़िक्र वाला ये है कि हमारा जो नेशनल हेल्थ सर्वे है, ये कठपुतली जैसे वो चला रहे थे हमारे पॉलिसी प्लानर्स को। और ये थोड़ा-सा, ये अच्छा खबर ये है कि ये किसने सामने लाए हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये संजीव सन्याल है। ये संजीव सन्याल है, ये प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइज़र कमिटी में है। तो ये इनर सर्कल जो है हमारे गवर्नमेंट के, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने इसको इसका पूरा इसके बारे में काफ़ी टिप्पणी किया है और इसका काफ़ी उन्होंने शिकायत किया है कि ये बहुत गलत हो रहा था।
और उन्होंने ये कहा है कि यूएसएड क्या है, वो कंडक्ट कर रहा था शेपिंग द सर्वे फ्रॉम 1990 से 2 साल पहले तक। 2 साल पहले इनके पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे डॉक्टर विवेक देबरॉय, और इन्होंने काफ़ी दिनों से इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा नैरेटिव उन लोग बना रहे हैं और हमको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने ये लिया कि वो हेल्थ सर्वे खुद करेंगे, यूएसएड के हवाले नहीं कर देंगे। तो इन्होंने ये चिंता प्रकट किया है कि यूएसएड इंटरफियरेंस इन इंडियन इलेक्शन, वो इलेक्शन की बात तो अलग है, दूसरा है कि इलेक्शन को भी ये काफ़ी फंडिंग किए थे, जो भी किए थे, मतलब वोटर टर्नआउट इम्प्रूव करने के लिए, वो बात तो। पर हेल्थ में हमको यही फिक्र है कि इस देश को मदद करने के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की इन्होंने जो मिस्टर सनियाल है, इन्होंने सामने लाए हैं कि ये नहीं चलेगा अभी, ये इनसे आज़ादी होनी चाहिए। और इनके क्वेश्चनर भी जो थे, बहुत लंबे-लंबे क्वेश्चनर थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे सिटीज़न के बारे में ले रहे थे, और वो उन लोग कैसे भी, आपको मालूम है कि आजकल के 21वीं सदी में इन्फॉर्मेशन पावर होता है। इन्फॉर्मेशन, गोला-बारूद, पहले ज़माने में जैसे लोग गोला-बारूद इकट्ठा करते थे लड़ाई के लिए जब कभी हो, आजकल लोग दूसरे देश के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, और कभी भी वो इन्फॉर्मेशन आपके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हेल्थ के नाम से हो रहा था। बताइए कितना खतरनाक ये है, और एक प्रकार से हमारे जो पॉलिसी मेकर्स इनके गुलामी थे एक प्रकार से। तो यूएचओ को खुशी है कि ये रियलाइजेशन इनर सर्कल से आया है, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप से आया है, जो मिस्टर सनियाल है। और ये मेडिकल इंपीरियलिज्म एक प्रकार से है, एक प्रकार से जैसे अंग्रेज हमको रूल करते थे गोला बारूद से, जमीन कैप्चर के, अभी भी हमको जो पश्चिम वाले यूएसएड और हो सकता है डब्ल्यूएचओ और बिल गेट्स, ये सब हमको कंट्रोल कर रहे हैं। लैंड की जरूरत नहीं है, आपने डेटा कैप्चर कर लिया, आपने लोगों का दिमाग कैप्चर कर लिया, आप पॉलिसी प्लानर्स को कैप्चर कर लिया, तो आप गुलाम हो गए। तो हमको ये उम्मीद ये रखते हैं कि अभी इतना अगर समझ में आ गया है प्रधानमंत्री के जो नज़दीकी सलाहकार है, तो शायद ये डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में भी समझ जाए कि ये भी एक यूएसए डब्ल्यूएचओ गेट्स फाउंडेशन का एक, ये भी एक हमको गुलाम बनाने का है। हो सकता है कि ये उम्मीद हम लेके चल सकते हैं, और ये थोड़ी उम्मीद और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस साल का जो हेल्थ बजट है, हमने आपको पिछले न्यूज़लेटर में बताए थे कि इस साल के हेल्थ बजट में डब्ल्यूएचओ का फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल से आधा कर दिया। तो अमेरिका तो बिल्कुल अलग हो गया, हम आधे एक कदम पीछे ले लिए है डब्ल्यूएचओ से। तो ये हम उम्मीद में चलते हैं, आगे जैसा कुछ इसके ऊपर होगा तो आपको जानकारी देंगे। तो ये हमारा पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा है कि चारों तरफ अभी डंका चल रहा है, अगला महामारी, अगला महामारी। तो बर्ड फ्लू का अभी पिछले महीने हमने आवाज़ें उठ रही थी, कहाँ से, अमेरिका में बर्ड फ्लू हो गया। वो बर्ड फ्लू पोल्ट्री से, पक्षियों से, गाय भैंस में हो गया, कैटल में हो गया, कैटल फार्म को उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया। 60-70 लोगों को हो गया था ह्यूमन केस, इंसान को। एक इंसान बेचारा का देहांत हो गया था, काफ़ी उम्र था उसका। तो उससे काफ़ी डंका बजने लगा कि बर्ड फ्लू का वैक्सीन तैयार है। अमेरिका में तो है तैयार, कितने बिलियन डोज रेडी रखे हैं। और हालांकि पेपर आए थे कि बर्ड फ्लू जो अमेरिका में हुआ था पिछले महीने, उसमें इंसान से इंसान नहीं फैल रहा था वो। और जो भी एक खाली देहांत हो गया, एक एजेड लोग इंसान थे, उनको दूसरे कोमोर्बिडिटीज थे, दूसरी बीमारियां थे उनको। दूसरे लोगों को बहुत ही हल्का बीमारी हुआ, थोड़े आंख लाल होते थे, जुकाम जैसे होता था, और अपने आप ठीक हो जाते थे। तो अभी अगर इतना इसके ऊपर अगर आप, अभी पक्षी और जानवरों में कई बार हम कह चुके हैं यूएचसी की तरफ से कई वायरस मिल जाएंगे। तो खैर ये बर्ड फ्लू वायरस है H5N1, ये 1990 से चल रहा है, सीजनल आते हैं बर्ड फ्लू होते हैं पोल्ट्री में, हमेशा अल्लाह होता है। अभी आंध्र प्रदेश में ये चल रहा है, अलर्ट चल रहा है। आंध्र प्रदेश में पूरा स्टेट को हाई अलर्ट में रख दिया है। वहाँ पे कुछ पोल्ट्री में डेथ हो गए थे, उनमें से कुछ डेड चिकन को उनको H5N1 वायरस मिला। तो उसमें अभी काफ़ी 5 विलेजेस में उन्होंने अलर्ट कर दिया है,
वहाँ पे चिकन बेचना बंद कर दिया है। कुछ 1.5 लाख चिकन को उन्होंने स्लॉटर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये जो स्लॉटर है इसका भी काफ़ी इसके हमारा ये है कि इसमें भी थोड़ा रिसर्च होना चाहिए कि ये स्लॉटर करने से स्लॉटर करते हैं कि पोल्ट्री से पोल्ट्री ना फैले। दूसरा है कि हम कहते हैं कि और भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं विदेश में जो कहते हैं कि स्लॉटर करे या इससे पता चला है कि काफ़ी इंसेंटिव रहता है। जो बड़े-बड़े पोल्ट्री फार्मर होते हैं, जो चिकन का बिज़नेस करते हैं, अगर ऐसे महामारी का घोषित कर दे कि बर्ड फ्लू का महामारी इसमें हो रहा है पोल्ट्री में, तो कई चिकन बर्ड्स का देहांत हो जाएगा बीमारी से, तो उसमें उनको कंपेंसेशन नहीं मिलता। पर अगर वो स्लॉटर का पॉलिसी दे दे कि भई अभी महामारी रोकने के लिए आप इसको स्लॉटर कर दो, खत्म कर दो इनको, तो उसका गवर्नमेंट से कंपेंसेशन मिलता है। तो विदेश में ऐसा पता चला है कि कुछ लोग ऐसे प्रमोट करते हैं कि ये ऐसे स्लॉटर करते हैं, तो उनको एक प्रकार से इंश्योरेंस वाला होता है, तो उनको पैसा मिलता है और ऐसे में बेचारे पोल्ट्री मरते हैं तो उनको कुछ नहीं। तो ये देखना चाहिए, इसलिए इसको ठीक से इसके ऊपर हमारा ये है कि अध्ययन करना चाहिए कि एक तो स्लॉटर से कितना पैंडेमिक बचता है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ह्यूमन केस एक भी नहीं हुआ है। ह्यूमन केस नहीं हुआ। बर्ड में हुआ है, बर्ड फ्लू होता है। जानवरों में रेबीज़ होता है, हमारे यहाँ हर साल 18,000 लोग रेबीज़ से मर जाते हैं। तो हम तो ऐसे नहीं करते हैं कि सभी कुत्ते को तो मारते नहीं है सभी। जंग कितने मारेंगे जंगली, जैसे रेबीज़ है जंगली जानवरों में, वो हम खत्म नहीं कर सकते, ऐसे H5N1 भी रहेगा जानवरों में, हम उसको ऊपर काबू नहीं कर सकते। हालाँकि वैक्सीन तैयार है H5N1 का, तो हमको ये है कि जो लोग काम करते हैं पोल्ट्री में उनको सतर्क रहना चाहिए, उनको ये रहना चाहिए, पर हमको ऐसा पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हमको इसलिए फ़िक्र है कि अगला इन्होंने महामारी घोषित किया है कि जो आने वाला है डिजीज़ एक्स की, बर्ड फ्लू का नाम सबसे टॉप में है। तो हमको यही फ़िक्र है कि कहीं किसी दिन ना कर दे, पर इसको अच्छे से फ़ॉलो करना चाहिए कि जब अमेरिका में 2 महीने पहले बहुत हल्ला हुआ था, कुछ नहीं हुआ। जनवरी से चालू हुआ था, जब ट्रम्प लेने वाले थे, अपना ऑफ़िस में आने वाले थे, तब से बर्ड फ्लू, अभी जनवरी, फ़रवरी हो गया, 1 महीना, कुछ नहीं हुआ अभी। ना जानवरों में कुछ हो रहा, ना इंसानों में कुछ। अब इधर आंध्र प्रदेश में चालू हुआ, तो ये इसमें अभी ऐसा है कि अलर्ट चल रहा है, बर्ड्स में पाए गए हैं, पर अभी तक कोई ह्यूमन केस नहीं हुआ। इसके ऊपर अगर आगे कुछ समाचार आता तो आपको बताएँगे। तो ये एक बर्ड फ्लू का हमको इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। तीसरा है, एक और महामारी का खबर है। महामारी का खबर होता है, क्योंकि वो किसी प्रकार से वो पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहते हैं। कॉलेरा आउटब्रेक है अफ्रीका में, अंगोला में। 150 लोग का देहांत हो गया। देखिए 150 लोग का, कितने जनवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से लेके अभी फरवरी तक 1 डेढ़ महीने में 150 लोग कॉलेरा से मर गए हैं। अब कॉलेरा कैसे फैलता है सबको मालूम है, गंदे पानी से, गंदे सैनिटेशन से। अब उसको आप ठीक करो तो कॉलेरा कंट्रोल हो जाएगा। और भी डायरियल डिजीज होते हैं, खाली कॉलेरा क्यों? हम तो कह रहे हैं कि डेली 1000 लोग मर रहे होंगे अंगोला में, क्योंकि हमारे देश में डेली 800 से लेके 1000 बच्चे का देहांत हो जाता है डायरिया से, दस्त से। कॉलेरा भी दस्त है। अब कॉलेरा का नाम एक अलग से निकालोगे, यहाँ कॉलेरा से हो रहा है क्योंकि कॉलेरा का अभी उन्होंने वैक्सीनेशन चालू कर दिया, ओरल कॉलेरा वैक्सीन, जो कि पहले कई बार कॉलेरा वैक्सीन फेल हो चुका है। हम 19 कॉलेरा बहुत होता था, 1950 60 पूरा पैंडेमिक होता था, बहुत लोग का देहांत हो जाता था, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। तो मेन उसका जो कंट्रोल होता है वो रिहाइड्रेशन होता है। और 1971 में एक डॉक्टर महालोबिस थे, इंडिया के डॉक्टर थे। 1971 में आपको मालूम होगा बांग्लादेश वार हुआ था, उस टाइम कॉलेरा का आउटब्रेक चल रहा था। तो उन्होंने एक आविष्कार किया था, ये डॉक्टर महालोबिस ने क्या, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आपको मालूम होगा कि वो इलेक्ट्रॉल का पाउडर आता है, ये देखिए, इन्होंने ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, अलग अलग मात्रा में रहते हैं, जो कि और 1 लीटर पानी में, और इसको अगर आप पिलाते रहो तो कोई डेथ नहीं होना चाहिए।
तो मेन होता है कि कॉलेरा का डेथ डिहाइड्रेशन से होता है, वायरस से नहीं होता है या बैक्टीरिया, कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा बैक्टीरिया था। तो ये जब इन्होंने इसका आविष्कार किया था, एक सिंपल चीज़ है जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, और अगर ये ओआरएस नहीं हो, इसको घर में भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं, नमक डाल के, थोड़ा चीनी डाल के, थोड़ा नींबू डाल के, नींबू पानी, ऐसे कोकोनट वाटर तो या राइस वाटर। पर ये हर पैकेट, हमको कभी भी कॉलेरा आउटब्रेक होता है तो ये पैकेट बांटना चाहिए, और मदर्स को, माताएं को, घर में जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहिए कैसे इसको लेना है। 1 लीटर पानी में लेना है, साफ पानी में। और ये जब डॉक्टर महालनोबिस ने जब इसका आविष्कार किया था, लैंसेट में उसके ऊपर लेख आया था। ये 2022 को इनका, अभी 2 साल पहले ही देहांत हुआ है। लैंसेट ने इनके बारे में कहा था कि ये जो इन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का जो आविष्कार किया है, ये दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी, ये पीढ़ी का सबसे बड़ा डिस्कवरी है। इससे कॉलेरा के डेथ्स बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो अभी हमको करना क्या है, वैक्सीन तो पहले भी कई बार आ चुके हैं, इससे इतना नहीं है। और अगर हम ऐसे ओआरएस को प्रमोट करेंगे, पहले तो हमारे को साफ पानी होना चाहिए, उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल वैक्सीन में डाइवर्ट हो जाता पैसा। और हम एक एक करके बीमारी, डायरिया के कई कारण है, कॉलेरा एक है, फिर आपका दूसरे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, एमीबियासिस है, कैंपिलोबैक्टर है जो अभी पुणे में हल्ला चल रहा है, उसके बारे में हम आ रहे हैं। तो ये तो अगर आपका साफ पानी होगा तो आप 50 बैक्टीरिया वायरस से बच जाएंगे। पर आप एक एक करके करेंगे तो अटेंशन डाइवर्ट होगा। तो अभी जो अंगोला में यही चिंता वाली बात है कि इन्होंने ओआरएस पैकेट भेजना चाहिए था पूरे देशों को, वो नहीं भेज के अभी कितने मिलियन डोज उन्होंने कॉलेरा वैक्सीन, ओरल वैक्सीन दे रहे हैं। चलो ठीक है दे, पर इसमें हम ये करेंगे कि हमने भी कई बार ऐसे पेपर्स आ चुके हैं, जब दस्त होते हैं बच्चों को या बड़ों को, खाली करीब 30% माताएं, 30 से 40% माताएं या घर वाले ओआरएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने अपने यहाँ पे भी किया था, हमारा जो फील्ड प्रैक्टिस एरिया है, रूरल हेल्थ सेंटर है, अर्बन हेल्थ सेंटर, वहाँ भी हमने सर्वे किया था। तो हमने भी पाया था कि 30% लोगों को मालूम नहीं है, पर्टिकुलरली माताओं को और बच्चों को, जो ऐसा देना चाहिए ओआरएस। अगर वो सभी को ऐसे एजुकेशन फैलाए, हम भी आपको फैला रहे हैं कि अभी दस्त हो, कोई एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा ज़रूरी है रिहाइड्रेशन। तो ये डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी है, पर इसको इतना प्रमोट क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसमें कोई पेटेंट नहीं है। दूसरे चीज़ों में काफ़ी पेटेंट होता है। तो ये तो कॉलेरा के बारे में मैं बताया। ओआरएस को अभी हम भूल रहे हैं, अभी फिर हम वैक्सीन में जा रहे हैं। और हम जैसे कह रहे हैं कि साफ पानी होना चाहिए, वो तो अंगोला है, वो तो अफ्रीका है, पुअर कंट्री है। हम तो, और पूना एक बहुत बड़ा देश, शहर है भारत में, और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। वहाँ पे अभी दूषित पानी के लिए गिलेन बारे सिंड्रोम का आप सुन रहे होंगे कि गिलेन बारे सिंड्रोम फैला हुआ है। 211 लोगों को गिलेन बारे हो गया, उसमें 11 डेथ हो गए। और पूना में गिलेन बारे सिंड्रोम चल रहा है प्रकोप। और जो अभी तक जो जांच किया है, वो कहते हैं कि कैंपिलोबैक्टर दस्त होता है, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी वो बैक्टीरिया होता है, उसका जब इन्फेक्शन होता है, उससे जब रिकवर करता है इंसान, एंटीबॉडीज होते हैं तो वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं हमारे जो नर्व टिश्यू है। तो हमको जो हमारे नर्व्स है, हमको पैरों से चालू होता है पैरालिसिस, झुंझुनाहट होता है, टिंगलिंग होता है, कमजोरी होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है पैरालिसिस। और अगर हमारे ऊपर तक छाती में आ जाएगा तो हमारा सांस लेने का क्षमता, फिर वेंटिलेटर में जाना पड़ता है। तो आज के तारीख में 211 केसेस 1 महीने के अंदर हुआ। जनवरी फर्स्ट वीक से चालू हुआ, जनवरी 7 से, और अभी फरवरी चल रहा है। 1-1.5 महीने में अभी हमारे 211 केसेस हो गए हैं। और ये इसमें बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें हैं। रहस्यमय चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन है। गिलेन बारे सिंड्रोम जो है, ये रिएक्शन से होता है, अपने बॉडी का रिएक्शन, ऑटो इम्यून। ये 1 लाख में 1 को होता है 1 साल में। पुणे का पॉपुलेशन पिंपरी चिंचवड मिला के 80 लाख भी ले ले तो 1 साल में हमको 80 केसेस पूरे साल भर में मिलना चाहिए। 1 महीने में हमको 211 क्यों मिल रहे हैं? ये पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा है कि कैंपिलोबैक्टर जेजुनी से होता है गिलेन बारे।
कैंपिलोबैक्टर जेजुनी का भी इसका जो आंकड़े है, 1000 अगर कैंपिलोबैक्टर जेजुनी का डायरिया हुआ, 1000 लोगों को अगर डायरिया हुआ, तो 1000 में से एक को गिलेन-बारे सिंड्रोम होगा, जीबीएस जैसे पैरालिसिस। तो 1000 डायरिया केस में एक को होगा। अगर हमारे को कहते हैं कि कैंपिलोबैक्टर जेजुनी से गिलेन-बारे सिंड्रोम जीबीएस हो रहा है पूना में, तो हमको 2 लाख डायरिया केसेस होने थे, और वो 2-3 हफ्ते पहले होने थे, 4 हफ्ते पहले होने चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी 3-4 हफ्ते में बनते हैं। ऐसा नहीं कि आज डायरिया हुआ, अगले दिन से हमको पैरालिसिस हो गया। जब हम रिकवर कर जाते डायरिया से, तब हमारा ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट, नर्व्स के अगेंस्ट एक्ट करता है। तो हमको 2 लाख केसेस डायरिया के होने थे ना पूना में। अगर 2 लाख केसेस डायरिया के होते पूना में, तो महामारी हो जाता है, तो अंगोला से बड़ा महामारी हो जाता, पूरे अस्पताल भर जाते। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो ये सवाल ये उठता है कि ये 211 केसेस कैसे आ गए गिलेन-बारे। एक और कारण हो सकता है, जबकि जीका वायरस से भी होता है। डेंगू, जीका हमारे यहाँ पिछले साल पूना में काफ़ी बड़ा प्रकोप था। हर इंसान को डेंगू, जीका, चिकनगुनिया सब, तो उसके बाद भी होता है, पर वो काफ़ी 1 साल हो गया, 6 महीने तो हो गए, तो वो भी थोड़ा-सा फिट नहीं हो रहा है। तो जीका से, और इतना ज़्यादा एक ही जगह से, और एक और इसमें ये ख़ास बात है कि 80%, 70 से 80% जो केसेस आ रहे हैं, वो एक 5 किलोमीटर रेडियस से आ रहे हैं। कुछ नए गाँव थे, विलेज, जो पूना में लिए, और कुछ एरिया है जो 5 किलोमीटर एरिया है, कुछ नांदेड़, सिंघड़, ऐसा कुछ है। वहाँ पे 5 किलोमीटर से कहते हैं कि वहाँ से कोई वाटर सप्लाई, कोई ट्यूबवेल से लिया, ये लिया। तो हमको लगता है कहीं ये वहाँ पे सोर्स में और कुछ तो कंटेमिनेशन नहीं है। ये हमको सोच रहा हूँ मैं, ये लाउड थिंकिंग जिसको कहते हैं, इसका जाँच करना चाहिए। इन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस किया है, जिसमें कैंपिलोबैक्टर जेजुनी कुछ केसेस में मिले, नोरोवायरस मिले हैं, और जहाँ तक लिटरेचर में है, कभी-कभी मेटल पॉइज़निंग से भी हो जाता है, आर्सेनिक पॉइज़निंग, मर्करी पॉइज़निंग से भी कई बार गिलेन-बारे सिंड्रोम होता है। और जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, वहाँ ग्राउंड वाटर में कई जगह इंडिया में आर्सेनिक पाए गए हैं। तो हमको यह है कि हम ये यूएचओ रिकमेंड करेगा कि केमिकल एनालिसिस का रिपोर्ट भी पेश किया जाए, और या एनालिसिस किया जाए। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल केमिकल लैब है, आईसीआर है पूना में, तो केमिकल एनालिसिस करके क्लियर किया जाए कहीं ये मेटल पॉइज़निंग तो नहीं है, क्योंकि ये 211 थोड़ा हमको अटपटा लग रहा है। और खाली कैंपिलोबैक्टर की तरफ देखेंगे, नोरोवायरस की तरह देखेंगे। ये बता दें कि कैंपिलोबैक्टर वैक्सीन में रिसर्च चल रहा है, नोरोवायरस वैक्सीन में भी रिसर्च चल रहा है। ये तो अच्छी बात है अगर वो कंट्रोल हो जाए, पर ये 211 फिट नहीं हो रहा है कैंपिलोबैक्टर में। तो ये हमको थोड़ा टिप्पणी करना था गिलेन-बारे के ऊपर। हो सकता है ज़िका से हो, ये हो, कुछ नहीं, ये कोई हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज के तारीख में किसी को समझ नहीं है क्या हो रहा है पूना में। तो आखिरी हमारा मुद्दा है कि रो-धो के वही एचपीवी वैक्सीन को फिर थोड़ा ढकेला जा रहा है। अभी एचपीवी वैक्सीन को अभी जो है अनाउंस किया है, ये भी बहुत अजीब-गरीब बात है। अभी जो एचपीवी वैक्सीन होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, उसके 200 स्ट्रेन होते हैं, और कुछ स्ट्रेन है 16, 18 और ऐसे 3-4 और, जो कहते हैं कि अगर उससे अगर आपको संक्रामित हो गए हैं आप, वुमेन जो औरत है, अगर संक्रामित हो गया, तो उसको जाके 40-50 साल में उसको कैंसर, बच्चेदानी का जो निचला भाग होता है, गर्दन जो होता है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, तो बच्चेदानी के निचले भाग का जो कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कई कारण हैं सर्वाइकल कैंसर के। एक तो इससे सस्पेक्टेड है कि इसमें कुछ स्ट्रेन्स है एचपीवी के, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एचपीवी वायरस भी जो है वो सबको नहीं संक्रामित करते हैं। जो लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, जो अनसेफ सेक्स करते हैं, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, और जो जिसका हाइजीन ठीक नहीं होता है, जनरल गरीबी के लिए महामारी के टाइम आपका गंदा कपड़ा इस्तेमाल, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन का, एचपीवी इन्फेक्शन से। तो अभी हमेशा ये बताया जाता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हमारे यहाँ 1 लाख में 9 औरतों को सर्वाइकल कैंसर होता है, और अगर स्क्रीनिंग किया जाए
बीच बीच में हल्का सा स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक थोड़ा सा स्मीयर लेते हैं, पैप स्मीयर उससे। तो उसमें कुछ देशों में जिन्होंने स्क्रीनिंग भी चलता है, उन्होंने वैक्सीन भी चालू किया। पता चला कि वैक्सीन से देने के बाद भी स्क्रीनिंग करना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन के खाली कुछ ही स्ट्रेन है, 8 या 9 स्ट्रेन आजकल बनाते हैं, पर 200 स्ट्रेन होते हैं एचपीवी के। तो अभी किसी को नहीं पता है कि अगर ये स्ट्रेन हमने कंट्रोल कर दिया तो दूसरे स्ट्रेन ऊपर आने की संभावना हो सकता है। तो फिर आप वैक्सीन काम करे नहीं करे, और आज आप वैक्सीन दे रहे हैं तो 30-40 साल बाद। और अभी जो ये जो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये कौन है? मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव। इनका स्टेटमेंट भी बड़ा अजीब गरीब है। ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ आयुष है। अभी देखिए, आयुष मिनिस्टर है, उनको लाइफस्टाइल सेफ सेक्स बताना चाहिए, ये वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो वैक्सीन है, ये औरतों को सब कैंसर से बचाएगा। सब कैंसर में क्या बोल रहे हैं? इनको ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाएगा, ओरल कैंसर से भी बचाएगा, और सर्वाइकल कैंसर से भी बचाएगा। अभी ठीक है यार, सर्वाइकल कैंसर तो ठीक है, पर ये ब्रेस्ट कैंसर से भाई कैसे बचाएगा यार? अभी ये ऐसे मिनिस्टर अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो लोगों का विश्वास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, पता नहीं। प्रिवेंट अगेंस्ट ब्रेस्ट, ओरल एंड सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर से कैसे प्रिवेंट करेगा? आप बात कर रहे हैं सर्विस का। ये मतलब एक प्रकार से प्रोपेगेंडा है ना, कि आप ऐसे बता रहे हैं कि ये अभी आपको सब कैंसर से बचाएगा, जबकि ये हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से भी ना बचाए। क्योंकि और ये कह रहे हैं कि ट्रायल चल रहा है और 5-6 महीने में ट्रायल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाल देंगे। अरे भाई, 5-6 महीने में कैसे आएगा? क्योंकि अभी तक कई ऐसे स्टडीज किए हैं, इन्होंने जो स्टडीज किए हैं, एक रीच का पेपर है, ये वाला देखा, विल एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। इस पेपर में जितने भी स्टडीज हुए एचपीवी वैक्सीन का, उसका जो निचोड़ निकाला है ये ऑथर ने, ये बड़ा हाई लेवल जर्नल में छपा हुआ है, विल एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, रीस है इनके मेन ऑथर। तो ये अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा, जितने भी ट्रायल हुए हैं ये 6-7 साल, 8 साल, 10 साल हुए हैं, 30-40 साल का ट्रायल नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चे को आज देते हो 9 से 14 साल और उसको कैंसर होगा 50 साल में। तो आज तक ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि एंड कैंसर को देखा है कि कैंसर कम हुआ कि नहीं हुआ। ट्रायल काय में हुए? बीच वाले मेजर्स लिए, कुछ अर्ली लीजन होते हैं, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लासिया CIN1, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फिर कैंसर होता है। तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एचपीवी इन्फेक्शन के बाद, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के बाद कई बार फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री लीजन होते हैं, पर नेचुरल हिस्ट्री में वो 99% वो अपने आप ठीक हो जाते हैं बिगड़ कोई इलाज के। अब उन्होंने क्या किया, वैक्सीन ट्रायल में खाली वो वाले एंड पॉइंट लिए और एंटीबॉडीज लिए, ये नहीं लिया है। आज तक ऐसा ट्रायल हो ही नहीं सकता जिससे कि कंप्लीट एफिकेसी पता चले, ये पेपर में दिया हुआ है। क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है वो कैंसर बचा है, वो देखना चाहिए। एंटीबॉडी है नहीं है, उसके बाद भी शायद कैंसर से, क्योंकि कैंसर के कई कारण हैं, जैसे मैंने कहा जेनेटल हाइजीन, ये हाइजीन, मल्टीपल सेक्स पार्टनर सबसे ज्यादा ये है। क्योंकि और भी एचपीवी के सर्वेस किए हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के सर्वे किए हैं, वे पाए गए हैं कि जो लोग का मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में 50% लोगों को, औरतों को एचपीवी इन्फेक्शन है। और जो नॉर्मल औरत है, जिनके कोई जो सेफ सेक्स करते हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर नहीं है, उनको 1 to 2% ही है खाली। तो हमारी अगर लड़कियां हैं, बड़ी हो रही है 9 से 14 साल, हमारी वो टीनेज में वेस्टर्न कंट्री में देते थे एचपीवी वैक्सीन, या देते हैं अभी भी पता नहीं, क्योंकि वहाँ भी काफी कुछ लॉ सूट्स चल रहे हैं। तो एचपीवी वैक्सीन इसलिए देते थे कि वहाँ 13-14 साल में सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन चालू हो जाता था। पर हमारे समाज में ये सर्वे करना चाहिए कि कब चालू होता है सेक्सुअल, कितने पार्टनर्स है, या तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के चांसेस कितने इन्फेक्शन के। क्योंकि ये भी वो डायरिया की हमने बात की है कि एक से नहीं होता कैंसर, तो हम जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी सेक्स से ट्रांसमिट होता है। तो इसमें खाली एचपीवी नहीं ट्रांसमिट, एचआईवी भी ट्रांसमिट होता है, एचआईवी एड्स भी इससे ट्रांसमिट होता है इसी तरीके से। उसका तो कोई वैक्सीन नहीं है। गोनोरिया, सिफिलिस, कई चीजें होती है, उनके वैक्सीन नहीं है। अब एक चीज का आपने वैक्सीन दे दिया, आप कहते हैं ये कैंसर बच जाएगा, पर सेक्सुअली एचआईवी से तो नहीं बचेगा। तो आपको अगर बचाना है तो हेल्थ एजुकेशन देना है, रिस्क फैक्टर बताना है। अगर आप सेफ सेक्स करेंगे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं रहेंगे, जेनेटल हाइजीन अच्छे रखेंगे, तो सर्वाइकल एचपीवी इन्फेक्शन ही नहीं होगा और कैंसर भी नहीं होगा। और अभी तक पता नहीं है कि इसके खाली
3-4 स्ट्रेन एचपीवी को अगेंस्ट आपने वैक्सीन बनाया, वो कैंसर अभी तक कोई ऐसा स्टडी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इतना टाइम गैप है। साइड इफेक्ट तो भूल जाइए, वो लॉन्ग टर्म है। दूसरी बात और है कि एक और है कि जो हमेशा सब जो भी प्रमोट कर रहा है, दुनिया प्रमोट कर रही है एचपीवी वैक्सीन, सभी ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है सर्वाइकल कैंसर का। 9 में 1 लाख वुमेन में 9 को होता है, और हमारे यहाँ 1 लाख औरतें जब बच्चा जन्म देती है, 1 लाख चाइल्ड बर्थ में हमारे 100 महिलाएं का डेथ हो जाता है, क्योंकि उनके पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है रिमोट एरियाज में, वहाँ पे वो सर्वाइकल कैंसर एज तक बचती नहीं है। तो अगर हमको हित में देखना है मिनिस्टर साहब को, या जो वुमेन का इतना सोचते हैं, पहले हमारे गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज अच्छे करें कि हमारे जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेबर होता है उसमें हमारे 1 लाख में 10 टाइम सर्वाइकल कैंसर से 10 गुना ज़्यादा औरतें कम उम्र में मर जाती है, कम उम्र में मर जाती है। और वैक्सीन में बहुत खर्चा आएगा, आप 9 से 14 साल में लगे, बहुत खर्चा आएगा। इतना पैसे से हम सेफ लेबर कर सकते हैं, और वो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे तो हमारा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी होगा, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर का सबसे अच्छा प्रूवन इम्पैक्ट है कि उसमें सर्वाइकल कैंसर डेथ अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर का पैप स्मीयर से स्क्रीनिंग होने से, उसका इलाज करने से सर्वाइकल कैंसर डेथ नहीं होता है। ये एक तो हो गया। और जो एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा ये है कि 30 साल का डेटा, अभी एक पेपर आया है बीएमसी ब्रिटिश, इसमें एक और पेपर आया है, उसमें है कि 30 साल में हमारा जो सर्वाइकल कैंसर रेट है पिछले 30 साल में 30 से 40% कम हो गया है, डेथ भी कम हो गया और सर्वाइकल कैंसर भी कम हो गया है। अपने आप ये वैक्सीन लॉन्च करने के पहले ही हमारा जो सर्वाइकल कैंसर का ये पब्लिश स्टडी है, ये इसका अपने आप सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है इंडिया में। ये 2022 का पेपर है। तो ये ऐसा कोई ये नहीं है कि बढ़ रहा है, और अभी वैक्सीन लॉन्च कर देंगे तो फिर ये क्लेम करेंगे कि देखो अभी कम हो रहा है। तो ये दिमाग में रखना है। और इसका एक पुराना जो हिस्ट्री है ना, जैसे कोई मुजरिम होता है उसका पुराना पुलिस हिस्ट्री रहता है, इसका पुलिस हिस्ट्री भी है क्या, एक प्रकार से पुराना। इसका थोड़ा एचपीवी वैक्सीन ट्रायल कोशिश किया था। देखिए जो भी ट्रायल किए हैं ये एल्डरली वुमेन में किया है, और आप बच्चों को दे रहे हैं, 9 से 14 साल के बच्चों को दे रहे हो। तो इसमें कभी पहले ट्रायल नहीं हुआ था। पहला ट्रायल इन्होंने कोशिश किया था, पाथ फाउंडेशन है जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स का है, और आईसीएमआर ने 2009-2010 को इन्होंने कुछ ट्राइबल गर्ल्स में कई स्टेट्स में, जहाँ पे गुजरात, आंध्र प्रदेश और भी कई स्टेट्स में इन्होंने क्या किया था कि एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल किया था, जो कि गलत तरीके से किया था। अच्छे से उन्होंने एथिकल क्लियरेंस भी नहीं लिया था, उसको मिसरिप्रेजेंट किया था कि ये तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन स्टडी है, जबकि वो ट्रायल था। और ट्रायल के दौरान 7-8 लड़कियों का देहांत हो गया, 7 लड़कियों का देहांत हो गया आंध्र प्रदेश और गुजरात में, जो कि ट्राइबल थे, हॉस्टल में रह रहे थे, कोई कंसेंट नहीं था ट्रायल का। वैक्सीन लगाने के बाद उनका डेथ हो गया था ट्रायल के दौरान। एचपीवी वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत हल्ला हुआ था, बहुत हल्ला हुआ था। पहले तो वो दबा रहे थे, 5 गेट्स फाउंडेशन आईसीएमआर की है, तो जैसे हमेशा दबाते हैं कि ये तो कोई रिलेटेड नहीं है टीके के साथ, पर लोगों ने काफ़ी मोर्चा निकाला था। और पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है, आप अगर गूगल सर्च करेंगे 72nd पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन एचपीवी वैक्सीन ट्रायल्स, उस ट्रायल में 2013 को ये रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये रिपोर्ट पेश किया था। और इसमें उन्होंने बोला था कि गलत तरीके से ट्रायल हुए हैं और डेथ हो गए ट्रायल के दौरान। सोचो डेथ हो गए, ट्रायल में तो सैंपल साइज कम होता, उसमें डेथ हो गए। और अभी अगर हम इतने बड़े देश में फैला देंगे एचपीवी वैक्सीन, जहाँ पे आपको मालूम है कि हमारा जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन के बाद जो एडवर्स इवेंट्स को कैप्चर करने का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। ट्रायल के दौरान जब 7 डेथ हो गए, अगर मान लो ऐसा कोई हादसा होता है तो कौन कैसे पता चलेगा? और कोई अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ले आएंगे तो कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं रहेगा बताने के लिए कि फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा, साइड इफेक्ट हो रहे नहीं हो रहे। तो ये हमारा ये यूएचए का मत है कि
हम पक्ष में हैं, अच्छे वैक्सीन के पक्ष में हैं। हमको तो खुशी होगी अगर इतने सारे कैंसर बच जाए, ब्रेस्ट कैंसर भी बच जाए, पर ऐसे हवा में बात करना नहीं है, हमको साइंटिफिक ये देखना है। और ये जो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन्होंने कहा था कि इसमें सीबीआई जांच या हाई पावर जांच होना चाहिए, 213 को कहा था, 2013 को 10 साल पहले कहा था, अभी 2024 चल रहा है, अभी 10 साल 11 साल हो गए, इसके ऊपर कोई आगे का जांच नहीं। या उस टाइम हल्ला हुआ था, रिपोर्ट भी था कि इन लोग को दोषी पाए गए थे। अभी 10 साल बाद अभी आप एचपीवी वैक्सीन, हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम यूआईपी में ला रहे हैं, और किस बेस पे कर रहे हैं? ट्रायल हो रहा है, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। या ट्रायल का तो 20 साल लग जाएगा, क्योंकि कैंसर 20 साल बाद होता है। और ये जो पेपर है इसको लेके चलना चाहिए। तो हमारा यही है कि इस चीज़ों में हम इसके अगेंस्ट नहीं है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि पर इसमें ठीक से साइंटिफिक डिबेट होना चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अभी कई जगह कैंप लग रहे हैं, आज ही पूना में कैंप लगा था कि फ्री में दे दिया 200 लोगों को कॉर्पोरेट अस्पताल। ये कोई कोको कोला थोड़ी प्रमोट कर रहे हैं आप, ये कोई फास्ट फूड थोड़ी प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पे मेले में फ्री में मिलता है आपको। ये एक साइंटिफिक एक मेडिकल इंटरवेंशन, एक प्रोडक्ट है, सीरियस बिजनेस है ये। तो हमारा यही है कि इसमें अच्छे से रिसर्च हो, डिबेट हो, और ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर रेट कम हो रहे हैं, जो आंकड़े से चले ना, आप आंकड़े से देखें। और हमारे औरतें का देहांत नॉर्मल डिलीवरी में हो रहा है। ये सब देखते हुए हम आज इतना ही हमको कहना था। और जैसे आपको मालूम है कि यूएचओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम साइंटिफिक फैक्ट को आम जनता तक पहुंचाते हैं। हमारा हम कोई पक्ष नहीं लेते हैं, न्यूट्रल है। और न कोई हमको स्पॉन्सरशिप है कोई फार्मा से, ना ही कोई हमको पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो हम हमारा uho.org.in है। और ये हमारा, अगर आप लोगों को थोड़ा कुछ डोनेशन करना हो, क्योंकि हम इसीलिए अपने हेल्थ मटेरियल बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, यही मकसद है। तो क्राउड फंडिंग से हम इसको आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। और जितना हमारे पास फंडिंग होगा उतना हम अपना भी रिसर्च कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रल रिसर्च रहेगा। आपको मालूम है आज के तारीख में सब रिसर्च फार्मा कंपनी से होते हैं और उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो अपना। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा कॉर्पस हो तो हम जो ऑनेस्ट रिसर्च हो जाओ उनको हम फंड करें। अगर आपके मदद से जितना हो, आप इसमें स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।